नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात होगी जम्मू कश्मीर के डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव की। आज जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और अब जबकि मैं आपके साथ लाइव हूं, ये नतीजे, ये रुझान लगातार हम तक पहुंच रहे हैं और वही नतीजे और रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाले हैं। 280 सीटों पर चुनाव हुए हैं, करीब 210 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिनमें कुछ नतीजे भी हैं, पर अभी भी पूरी तस्वीर साफ होना बाकी है। फिलहाल बीजेपी 8 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, 8 पर जीत चुकी है। गुपकार गठबंधन 25 सीटें जीत चुका है। ओवरऑल बड़ी तस्वीर यह है कि गुपकार गठबंधन ने 96 सीटों पर बढ़त बना ली है। 280 में से अभी तक जो रुझान आए हैं उनमें से 96 सीटों पर गुपकार गठबंधन आगे है, जबकि बीजेपी 56 पर आगे है। कांग्रेस भी करीब 23 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा निर्दलीय और छोटी पार्टियां भी 55 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के लिए सबसे अच्छी खबर कश्मीर घाटी से आई है, जहां पहली बार बीजेपी ने खाता खोला है और 4 सीटों पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा कुछ सीटों पर वो आगे भी चल रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यह पहला चुनाव है। ऐसे में घाटी में यानी कश्मीर में बीजेपी की जीत को गुपकार गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि गुपकार गठबंधन ने पूरा चुनाव 370 के मुद्दे पर ही लड़ा था। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, कौन जीत रहा है जम्मू कश्मीर का चुनाव और बीजेपी ने कैसे दिया गुपकार को झटका, इसी पर बहस करेंगे। लेकिन पहले जरा जल्दी से आपको सुनवाते हैं श्रीनगर से बीजेपी के उम्मीदवार एजाज हुसैन जो चुनाव जीते, उसके बाद क्या बोले, सुनिए। मैं ये सब बोलता हूँ कि ये जो सीट की जीत है ये भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की जीत है और हर एक उस फर्द की जीत है जिन्होंने यहाँ पे बलिदान दे दिया है यहाँ तिरंगा उठाने के लिए। ये राष्ट्रवादी लोगों की जीत है और आने वाले समय में जो विकास का हमारा नारा है, मूल मंत्र, उसको हम लोग ग्राउंड स्तर पे हम लोग पहुँचाएंगे। और आने वाले समय में ये जो प्रोपेगेंडा इन्होंने फैलाया था जो भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पार्टी है, इसको शायद वोट नहीं देंगे। आज जब 64% वोटिंग हो गई और 50% से ज्यादा हम लोग जीत के आए तो उनको शायद जो उनकी नीतियां उनके ऊपर सोचना चाहिए। जिस तरह से घाटी में कमल खिला है और पूरी ताकत से हम यहाँ चुनाव लड़े, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जहाँ जम्मू में स्वीप कर रही है, घाटी में भी हम बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। तो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं शाहनवाज हुसैन, लगातार जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब कह रहे थे कि हम जम्मू तो जीत ही रहे हैं, कश्मीर में भी बढ़िया कर रहे हैं। 4 सीटें अभी तक बीजेपी कश्मीर घाटी में अपने नाम कर चुकी है, कुछ एक लीड्स भी हैं। ऐसे में आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल यही है, जम्मू कश्मीर के चुनाव में जीत कौन रहा है? ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये लेटेस्ट फिगर्स हैं। 280 में से 239 सीटों के हमारे पास ट्रेंड्स आ चुके हैं। 96 सीटों पर गुपकार अलायंस, इनमें 6 पार्टियां हैं और पूरा का पूरा डीडीसी चुनाव इन 6 पार्टियों ने 370 को दोबारा से लगाने के मुद्दे पर लड़ा था। बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी, 56 सीटें जीत रही है। कांग्रेस 23 सीटों पर जीत रही है और अदर्स 64। इन 64 सीटों में से ज्यादातर उम्मीदवार बीजेपी का दावा है उसके हैं। राष्ट्र की बात में बीजेपी की तरफ से आज राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और शहजाद पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट, बीजेपी के सपोर्टर। मेरे साथ हसनैन मसूदी भी जुड़ेंगे। लेकिन जफर इस्लाम, पहला सवाल आपसे, आप इसे अपनी जीत बता तो रहे हैं, शाहनवाज हुसैन अभी कह रहे थे कि हम जम्मू भी स्वीप कर रहे हैं, कश्मीर में भी हम खाता खोल रहे हैं, लेकिन कुल जो सीटें हैं आपकी 50-60 सीटें आ रही हैं। जम्मू भी गुपकार अलायंस देखिए कितना अच्छा कर रहा है वहां पे। ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा जफर इस्लाम कि आप चुनाव जीत रहे हैं जम्मू कश्मीर का, ठीक कह रहा हूं ना मैं? देखिए, 2-3 अहम बातें हैं। शहनवाज भाई वहां पर हैं और मैं और शहनवाज भाई ऑलमोस्ट 1 महीना वहां पर रहे, मैं परसों ही आया वहां से। मुझे मालूम है कि जमीनी हालात क्या है और जिसको हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वहां पर इलेक्शन जो लोगों का जो मत है वो मत देने का अधिकार जो है वो इस बार पहली बार सही तरीके से हुआ है। जिस तरह से लोगों की का जोश देखा गया, जिस तरह से वोटिंग पैटर्न देखा गया, वो पहले आप खुद देखते थे कश्मीर में इस तरह से नहीं देखा जाता था। उसकी वजह है कि हम जमहूरियत को जो सही नजरिए से जमहूरियत नाफिज होना चाहिए तो वो नाफिज होने का काम किया। पार्टियां कोई भी जीत सकती है, लेकिन हमारी लड़ाई जमहूरियत की वो थी
और हमने जमहूरियत को नाफिज करके दिखाया कि वहां इतने लार्ज पार्टिसिपेशन जो पहले नहीं होते थे, बाइकआउट होता था, सब पार्टियां लड़ी और इलेक्शन को पूरे दम जम मतलब आप जीत का दावा नहीं कर रहे ना, बीजेपी की जीत का दावा आप नहीं कर रहे। एक मिनट सुन तो ले, आप ही बोल लीजिए तो फिर मैं क्या बोलूं। आपने सवाल उसी सवाल को रिपीट करने से माना कि अच्छा है कि मैंने बात पूरी सुन लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए हम ये कह रहे हैं कि जीत, और अभी इस पे मेरे पहले हमने बार बार वहां पर कहा है कि हम एक आम आवाम को मजबूत करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से मजबूत करना चाहते हैं। हम चुनाव लड़ेंगे या हम इसका बहिष्कार करेंगे, ऐसी पार्टियों को मजबूर होकर इलेक्शन लड़ना पड़ा, इसलिए कि बहिष्कार अब नहीं चलेगा। डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जमहूरियत नाफिज करने में हम कामयाब हुए, ये सबसे बड़ी जीत है, देश की जीत है। अब रही बात है भारतीय जनता पार्टी की बात, आप देखिए कि यो वैली में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता था। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये हमने जो नींव गाड़ी है, फाउंडेशन जो इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस बार हमने दिया है, हमने जो एक ट्रैक बिछाया है, आगे आने वाले दिनों में आज हमें अभी 4 जीत के दिखाई, हो सकता है 10 जीते, हो सकता है 15 जीते, हो सकता है 50 जीते, लेकिन यही यकीन मानिए जो लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे दिख रहा है, जो मोदी जी पे विश्वास दिख रहा है, जो वेलफेयर स्कीम जो बार बार घर तक पहुंचने में हम पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, जो आज तक वहां पर नहीं पहुंचे थे, वहां पर कोई लीडर ही नहीं जाता। तो आप वहां के एक्सपीरियंस को सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि किसकी जीत हुई है। आज वो लोगों की एक्सपेक्टेशन, पहले जैसे देश के अलग अलग कोने में जाइए तो लोग डिमांड करते थे, वहां तो कभी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आता ही नहीं था। अब पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, तो इसलिए जमहूरियत की जीत है, वो उनकी बातें सुनेंगे। हाँ, ये हुई ना बात, छोटी छोटी डिमांड है। बिल्कुल, इस पर मैं आपसे सहमत हूं पूरी तरह, सैयद जफर इस्लाम, मैं आपसे सहमत हूं इस पर कि ये जीत बीजेपी की हो या ना हो, गुपकार गठबंधन की हो या ना हो, ये डेमोक्रेसी की, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जीत जरूर है। वरना देखिए ऐसी तस्वीरें, अब से पहले 370 हटने के बाद, पिछले साल भर की बात कर रहा हूं, लोग लगातार सवाल उठाते थे, पता नहीं चुनाव हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या होगा, खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा कौन उठाएगा। और यहां देखिए 370 हटने के बाद पहला चुनाव, और उम्मीदवार किसी भी पार्टी का जीता हो, ढोल बज रहे हैं, हर जीते हुए उम्मीदवार के काफिले में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, लोग नाच गा रहे हैं। एक बात और, एक मनक जी, हाँ बोलिए बोलिए। एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए अहम बात है, और मेरे ख्याल से आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता चलना चाहिए कि वो इलाके जहां पर मैं बहुत सारे ऐसे इलाके में गया जहां कभी कोई पॉलिटिशियन, वहां के लोगों ने पॉलिटिशियन का चेहरा नहीं देखा, टीवी पे कभी देख लिया तो देख लिया, पेपर में पढ़ लिया, लेकिन आम हाथ मिलाने का मौका नहीं। हम तो घर घर तक दरवाजे खटखटा के गए हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने सुना होगा सैयद सलाउद्दीन, वो जो सरगना है हिजबुल मुजाहिदीन का, उसके घर के सामने तो लोगों को फटकना भी मुश्किल था, दूर जाना भी मुश्किल था। उसके घर के सामने रैली करके आया हो, तिरंगा झंडा फैला के आया हो, और भारतीय जनता पार्टी का ये लगा है। ठीक है, लेकिन आप जहाँ हर दिन सुनते हैं कि शोपियन, जहां पर हर दिन आप सुनते हैं कि वहां पर आज ये टेररिस्ट अटैक हुआ, कल टेररिस्ट अटैक हुआ, उस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा परचम लहरा रहा था। ओके, ऑल राइट, लेकिन मैं तो अब से पहले जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, अब से पहले जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं, मुझे तो सारे के सारे वो चुनाव याद आते हैं। अक्सर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट का कॉल देता था, अक्सर, और होता यही था, लोग डरकर भी बहुत सारे लोग उस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते थे। लेकिन हसनैन मसूदी मेरे साथ जुड़ गए। हसनैन मसूदी, जफर भाई आ रहा हूं लौट के आपके पास, बहुत टाइम है अभी हमारे पास। हसनैन मसूदी सांसद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मुस्कुरा रहे हैं आप तो मसूदी साहब, आपकी पार्टी और आपका गठबंधन, आपका अलायंस इलेक्शन जीता तो नहीं है, सिर्फ 96 आ रही है आपको 239 239 में से, और 370 के मुद्दे पर इसका मतलब आपको रियलिटी चेक हो गया होगा। नहीं, आप देखिए ना किस पस मंजर में हमारे हाथ, सब पार्टियों के हाथ कमर के पीछे बांधे गए, एक रोलर कोस्टर प्रोग्राम दिया गया, कैंडिडेट्स को बाहर नहीं निकलने दिया गया, कोई कंपेन नहीं हुई, उसके बावजूद भी करारा जवाब दिया 5 अगस्त के, क्योंकि उन्होंने ही रेफरेंडम बनाया था इसको। अब देखिए जो हमारे शाहनवाज भाई हैं, हमें उनसे के साथ हमदर्दी है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी सड़क की बात की, बिजली की बात की? उन्होंने हमेशा 370 की बात की, 35A की बात की, और जो मिनिस्टर पर उन्होंने फैसले दिए थे उन्हीं के समर्थन की बात की। इन्होंने खुद ही बनाया था इसको रेफरेंडम। अरे अच्छा, एक सेकंड मसूदी साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इसे रेफरेंडम बना दिया, फिर तो ये आप ही के खिलाफ जा रहा है पूरा का पूरा रेफरेंडम। मैं वही तो कह रहा हूं, 370 के मुद्दे पर कितने वोट पड़े देख तो लीजिए। कैसे नहीं, कहां जा रहा है? आप देखिए 140 का अंकरापात करेंगे। देखिए जम्मू में, देखिए ये कह रहे थे जम्मू में सारा नताइज उनके हक में होंगे,
अभी 280 में से ये 60 नहीं क्रॉस कर रहे हैं। 30 से ज्यादा गठबंधन, जिस गठबंधन को ये, जो अलायंस को ये एक गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से पेश करते थे, उसी का समर्थन जम्मू में हो रहा है। क्योंकि जम्मू के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है 370 के फैसलों से, 35 के फैसले से, क्योंकि उनका रोजगार छीना जा रहा है। एक मिनट, मसूदी साहब एक सेकंड, मसूदी साहब एक सेकंड। अब जब आपने इसे रेफरेंडम कह ही दिया है, अब जब आपने इसे रेफरेंडम नतीजे आने के बाद भी मान लिया है, तो मैं आपको एक बार फिर से आंकड़े दिखा रहा हूं, टीवी स्क्रीन पर फिर से आंकड़े आ रहे हैं। मैं चाहता हूं, देखिए मसूदी साहब, कुछ भी कहिए, जब जनादेश मैंडेट आ जाता है ना, उसके बाद पॉलिटिकल बयानबाजी का कोई मतलब रह नहीं जाता है। शहजाद सही कह रहा हूं मैं? ये आंकड़े तो बिल्कुल अपनी कहानी खुद कह रहे हैं ना। और इस आंकड़ों में एक और कहानी है। वो आंकड़े की कहानी ये है कि अगर आप देखें कि सारी पार्टी एक हो गई गुपकार के नाम पर, और फिर भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होगी। मेरे पास जो अपडेटेड आंकड़े हैं 200, सर एक सेकंड मेरी बात तो रखने दीजिए ना सर, मेरी आवाज़ मत दबाइए। 268 का जो मेरे पास आंकड़ा है उसमें बीजेपी 70 पर है और एनसी भी बीजेपी के पीछे, मतलब केंद्र बिंदु में अब बीजेपी आ चुकी है जम्मू कश्मीर की राजनीति में। पहली बात। दूसरी बात, मैं हमारे जो जफर भाई है उनकी बात से एग्री करता हूं। आज जनता के और जमहूरियत और आवाम की जीत हुई है। क्यों? क्योंकि जो गुपकार पहले बॉयकॉट की बात कर रही थी, उनको चुनाव भी लड़ना पड़ा, और कल रात तक महबूबा जी कह रही थी कि ये फिक्स्ड मैच है। अब महबूबा जी आपके बहुत ही करीबी वहीद पर्रा भी जीते हैं, आपकी पार्टियां अच्छा खासा भी परफॉर्म कर रही है, तो अब आप स्टैंड बदलकर ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो अब सब ठीक है चुनाव। तो ये कंडीशनल कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी जो होता है ना, कि अगर मैं जीतूं तब तो ठीक है, अगर मैं हारूं तो ठीक नहीं। क्या कह रहा है ये मैंडेट? ये मैंडेट कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने लाल किले और लाल चौक का फासला पूरी तरह से निपटा दिया है। 370 हटने के बाद दिल एक हो गए थे और अब मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजेंडास हो रहा है। मतलब 96 तो आ रही है ना अभी भी इनकी 239 में से। मैं तो कहता हूं उससे ज्यादा भी आए। 370 के मुद्दे पर अगर 100-110 सीटें आ रही हैं गुपकार अलायंस, ठीक है मैं आपको इसका समझाता हूं। इसका मतलब 370 डेड तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल डेड हो गया। मैं आपको समझाता हूं क्यों। क्योंकि सारे मिलकर 370 पर लड़ने के बावजूद अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आती है, तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर की आवाम ने उस इशू को रिजेक्ट कर दिया। तहसीन पूनावाला, कांग्रेस डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी 370 के मुद्दे पर क्या स्टैंड लेना है। क्या क्लियर हो गया मैंडेट से? क्या स्टैंड है? जम्मू कश्मीर की जनता का क्या संदेश है? मानक भाई, कांग्रेस के कुछ बड़े मास लीडर्स है जम्मू एंड कश्मीर के, जो चुनाव महाराष्ट्र से जीते, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया मुझे देखना था। क्योंकि वैसे तो नसीहत सबको देते हैं कि किस तरह से कांग्रेस में जमहूरियत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन खुद अपने सूबे में क्या कर पाते वो देखना मुझे मुझे वो देखना था कि उन्होंने क्या करिश्मा किया। और अब वो रिजल्ट्स तो दिख रहे हैं उनके करिश्मे के। लेकिन देखिए मेन चीज यही है कि जहां तक 370 का मुद्दा है, और मुझे याद है कि 5 अगस्त को जब वजीर आजम ने ये अनाउंसमेंट किया था, वजीर दाखिला ने हाउस के अंदर ये 370 हटेगा, मैं आपके साथ बैठा था न्यूज़ 24 के स्टूडियो में उस दिन सुबह। तब एक बात तो अब तय हो चुका है कि 370 दोबारा अब लौटेगा नहीं कश्मीर के अंदर। लेकिन बीजेपी की हिपोक्रेसी को आपको देखना होगा। बीजेपी ने चुनाव में क्या किया? जम्मू में बीजेपी का जो लोकल यूनिट है, उन्होंने कहा कि हम चुनाव जीतने पर 371 की तरह एक कानून लाएंगे जिसमें बाहर वाले जमीन नहीं खरीद सकते। लद्दाख में भी उन्होंने यही वादा किया, इसलिए उनको बहुत सारी सीटें मिली। तो बीजेपी कहती एक चीज है, करती दूसरी चीज है। लेकिन अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आती है तो मुझे लगता है कि ये जमहूरियत के लिए अच्छा है। भारत का आइन अब पूरी तरह से अगर जम्मू एंड कश्मीर पे लग गया है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है माननीय वजीर आजम से और वजीर दाखिला से, यानी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, कि वो आइन को पूरी तरह से लागू करे। यानी कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और लिबर्टी, कश्मीर के हमारे फेलो सिटीजन पे ये 4G बैन करना बंद करे। अब भी कश्मीर में 2G इसे चालू करे। अगर कश्मीर को ये मानते, और मैं मानता हूं कि भारत का एक इंटेग्रल पार्ट है, तो आप इससे भेदभाव क्यों करते हैं? ठीक है, आप इनके अधिकार क्यों छीनते हैं? आप पे बिजनेस नहीं, तो उस पर ये बात। ओके, पॉइंट टेकन। लेकिन तहसीन, कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर बोलिए। आप एक लाइन बोल के निकल गए। मैं ये पूछ रहा हूं क्या वो समय नहीं आ गया है? उसके बाद आ रहा हूं जफर भाई, एक सेकंड और बस। तहसीन ने अभी खुल के जवाब नहीं दिया। कांग्रेस जम्मू और कश्मीर दोनों में 10-10 सीटें जीत रही है। तहसीन 10 इधर 10 उधर। आपको नहीं लगता गुपकार अलायंस ने 370 के पक्ष में खुलकर स्टैंड लिया, बीजेपी ने खुलकर उसके खिलाफ स्टैंड लिया?
कांग्रेस ने खुलकर स्टैंड नहीं लिया, उसी का उसे नुकसान हो रहा है। मेरा ये मानना है कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को इसीलिए बिहार चुनाव के समय रिलीज किया गया, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, ताकि ये बिहार के चुनाव को पोलराइज करे। और आपको याद होगा बिहार के समय फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर चीन के पास जाना चाहता है, महबूबा मुफ्ती ने तरह तरह के बयानबाजी के, और इस चुनाव में भाजपा का फायदा हो। ओवैसी और भाजपा, महबूबा मुफ्ती और भाजपा, फारूक अब्दुल्ला और भाजपा, एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये दोनों इस देश को पोलराइज करते हैं। नहीं, और मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूं, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। गुपकर लिस्ट में कांग्रेस कैंडिडेट के नाम थे। कांग्रेस कैंडिडेट गुपकर लिस्ट पे लड़ी है। तहसीन गुपकर की जो लिस्ट सज्जाद लोन ने जारी की थी, उसमें कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर के बेटे चुनाव लड़े गुपकर की अलायंस में। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब साथी वो बीजेपी के हैं और चुनाव आप साथ में लड़ते हैं, मतलब वहां पे कश्मीर में निकाह करेंगे, दिल्ली में आके तलाक देंगे, ऐसे नहीं चलता ना। यही दोहरी राजनीति, रन विद द हेयर हंट विद द हाउंड, ये करते करते आप ना जम्मू के रहे, ना कश्मीर के रहे, ना भारत के रहे, सब जगह से गायब हो गए। कांग्रेस को ये सोचना होगा शहजाद कि जो नेशनलिस्टिक स्पेस एक कांग्रेस का तौर, ये मैंने अपने लेख में भी लिखा है, वो क्यों खो रही है, वो नेशनलिस्टिक स्पेस, वो क्यों कंसीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, जो आरएसएस से आती। जो मेरा मानना है कि आरएसएस इस देश को नुकसान पहुंचाती है और देशद्रोही पार्टी है, एक देशद्रोही संगठन है, ये मेरा मानना है। तो जो प्रधानमंत्री भाजपा का जन्म हुआ है आरएसएस से, जो एक देशद्रोही संगठन है, उसको क्यों अपनी नेशनलिस्टिक स्पेस कंसीड करी, ये कांग्रेस को सोचना होगा। 370 पे मेरी सोच बिल्कुल इस पे मैं सहमत हूं कि 370 जाना चाहिए, और इस एक चीज पर वजीर आजम ने सही किया, और कांग्रेस को उसको अब उस पर कोई कंफ्यूजन कांग्रेस। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से भी तहसीन, उसके बाद आ रहा हूं जफर इस्लाम, मैंडेट क्लियर है ना जम्मू कश्मीर से? डीडीसी इलेक्शन से मैंडेट यही है ना कि हो सकता है 20, 25, 30% लोगों ने 370 के फेवर में वोट दे दिया हो, लेकिन डेवलपमेंट पर यह पूरा का पूरा मैंडेट है, क्लियर है ना ये तो तहसीन? डेवलपमेंट नहीं, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। डेवलपमेंट क्या, उत्तर प्रदेश में क्या डेवलपमेंट है, बिहार में क्या है? अरे नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि इस बार जिन मुद्दों पर वोट पड़े हैं वो तो क्लियर है ना जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने, क्योंकि देखिए बीजेपी ने डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ा, इंडिपेंडेंस ने डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ा, तो लोगों ने जो वोट दिया, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी डेवलपमेंट करेगी ही करेगी या जानी जाती है उसके लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो एक अलग डिबेट है, पर लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट दे दिया ना, ये कह रहा हूं मैं। बीजेपी ने जो विपक्ष के कैंडिडेट से उनको जेल में बंद किया, उनको कैंपेनिंग नहीं करने दिया, और पैसा इतना खर्च किया है, पीएम केयर फंड इन्हीं चीजों में खर्च हो रहा है, बंगाल में, कश्मीर में, बिहार के चुनाव में। बीजेपी जितना पैसा खर्च करती है, अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को नहीं देखती और इस चीज को नहीं देखती, ये अफसोस है, और इस देश के लिए एक बहुत बड़ी महबूबा मुफ्ती भी कुछ ऐसा ही आरोप लगा रही है जफर इस्लाम। वो कह रहे हैं आपने अपने विरोधियों को प्रचार तक नहीं करने दिया, इतना पैसा लगा दिया आपने, ऐसे हालात बना दिए, इंडिपेंडेंस खड़े कर दिए इतने सारे, और पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे थे आप। देखिए मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि वहां इंडिपेंडेंट जो है बहुत सारे, हमने सब सीटों पे तो लड़े नहीं 80 सीटों में टोटल लड़े, लेकिन इंडिपेंडेंट बहुत सारे हैं जो लड़ रहे हैं, हमने उनको सपोर्ट किया है, जरूर किया है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि वहां सिक्योरिटी रीजन से कई बार ऐसा हुआ कि आज आप वहां पर कैंपेन करना चाह रहे हैं, वहां आपकी रैली लगी हुई है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी की जो एजेंसी है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे पुलिस हो, लोकल पुलिस हो, जो भी हो, जो पुलिस कंट्रोल रूम से आ जाता है, पीसीआर से आता है कि यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो वहां के एसपी डीएसपी आपको बोल देते हैं कि आगे आप नहीं जा सकते, आज आप पे यहाँ प्रोग्राम नहीं होगा। तो ये सिर्फ उनके साथ नहीं, हमारे साथ भी है। सिक्योरिटी तो सबके लिए प्राथमिकता है, उनकी सिक्योरिटी प्राथमिकता नहीं है, जैसे हमारी सिक्योरिटी या आपकी सिक्योरिटी, उससे उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी तंजीम का काम है कि वो सबकी सिक्योरिटी करे, और जब उनको लगता है इसमें कोई खर्चा है तो शहनवाज भाई को भी रोका, मुझे भी रोका, हमारे भी बहुत सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए, लेकिन उसका हमने कोई मुद्दा नहीं बताया, इसलिए कि हमें सबको मालूम है कि सिक्योरिटी एक यहाँ पर कंसर्न है, और उसको पूरा जो भी। ठीक है, ओके, अब दो सवाल हैं जफर इस्लाम मेरे आपसे। एक और बात बोलते हैं, देखिए वहां पर 370 के बारे में आप अंदर कहीं भी चले जाएंगे, ये जो 3-4 पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं या उनके जो लवादा उड़ के घूम रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, तो एक आम आवाम से पूछिए, आपको मैं चैलेंज करता हूं, अगर 370 के बात करे तो आप फिर बोलिएगा,
कोई भी 370 की बात नहीं करता, सिर्फ एक बात करता है, एक बात यस करता है, और इस बात को मानता है कि बदहाली के बारे में बात करता है, ओके, बदहाली के बारे में बात करता है, वहां खुशहाली नहीं है उसके बारे में बात करता है, और उसकी उस आंसू को पोंछने हम गए हैं वहां पर। तो जफर इस्लाम, ये जो 100-110 सीटें गुपकार अलायंस जीत रहा है, 370 के मुद्दे पर चुनाव लड़के जीत रहा है, इनको आप मानते हैं? नहीं, आप मतलब आपको लगता है कि इनको जो गुपकार अलायंस को लोगों ने वोट दिया 100-110 सीटों पर, वो 370 के उनके मेन एजेंडे पर नहीं दिया? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमें भी बहुत दुश्वारियां हुई कैंपेन करने में। हम बहुत कैंपेन करना चाहते थे, लेकिन 1-2 मैक्सिमम 2 रैली हो सकती थी, और वो भी कैंसिल हो जाती थी इसलिए कि लोग नहीं आ पाते थे वहां पर, पुलिस सिक्योरिटी, इसलिए लोगों तक पूरे तौर से नहीं पहुंच पाए। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि हमने जमीन बिछाई है, न्यू गार्ड बनाया, अच्छा फाउंडेशन लेके आया है, और आगे आने वाले दिनों में हम घर घर तक जाएंगे, और ये गुपकार चुपकार जो भी है, वो लाइन जो है, वो अगर गलत 370 पे इस तरह की बातें करेगा तो वहां की जनता ही उसको खारिज करेगी। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। वहां की जनता को चाहिए खुशहाली, वहां पर चाहिए सड़क, वहां बिजली, पानी, वहां पानी के बगल में झेलम नदी बह रही है। मैं गया था बगल में झेलम नदी, वहां के लोग पानी के बारे में तड़प रहे हैं। मुझे अफसोस हुआ कि बगल में झेलम नदी बह रही है और यहाँ पर पानी के बारे में बात कर रहे हैं। हसनैन मसूदी, ऐसे मसूदी साहब, वेक अप, स्मेल द कॉफी, रियलिटी चेक हो गया मसूदी साहब। और जफर इस्लाम कह रहे हैं आप करते होंगे 370, लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए फिर किस बात पर नई कंपेन हमने की, नई हमारे उम्मीदवारों को बाहर निकलने दिया गया, और इनका देखिए कितने रिसोर्सेज ने मोबिलाइज किए। सारी कैबिनेट श्रीनगर में रही, और उसके बावजूद इनको देखो कितनी हार हुई। अब जो और गुपकार की जो हमारी अलायंस है उसको देखिए, अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू में भी और कश्मीर उनकी पजीराई हुई। मसूदी साहब एक सेकंड, मसूदी साहब, क्या ये अनकरे नहीं है क्या? मसूदी साहब आंकड़े हैं बिल्कुल बाइज्जत, मैं रिस्पेक्ट करता हूं ये जो मैंडेट आपके तरफ आ रहा है, 100-110 सीटें आप जीत रहे हैं, लेकिन मैं फिर से अपने दर्शकों के लिए जो दुनिया भर में, देश भर के अलावा दुनिया भर में हमें देख रहे हैं, शहजाद मेरी हेल्प भी करना है इसमें, क्योंकि ये 6 पार्टियों के नाम मुझे याद नहीं थे, इसीलिए मैं बार बार देख के पढ़ देता हूं। गुपकार अलायंस में सर पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की खासतौर से सारी रीजनल पार्टीज को आपने साथ में ले लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों धुर विरोधी दुश्मन एक साथ आ गए। उसके साथ एक सेकंड सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई, पीडीपी आ गई, सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस आ गई, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट आ गई, और सीपीएम भी आ गई, लेफ्ट भी आ गई। सारे मिलके अगर आप 110 सीट जीत रहे हैं, सारे मिलके 370 पे सारी पार्टियां मिलके, जनाब अगर 110 इससे क्या जाहिर होता है कि हमारी जो कमिटमेंट है वो 5 अगस्त के फैसलों को मुस्तरद करने की कमिटमेंट है, और बहाली की कमिटमेंट स्पेशल स्टेटस की। सर तो 280 में से वही तो कह रहा हूं, मान लीजिए ना 25-30% लोग ही आपके साथ हैं 370 पे, इतना तो मान लीजिए। दूसरी बात, कश्मीर में ये भाजपा ने ही एक रेफरेंडम का मुद्दा बनाया। अरे तो सर रेफरेंडम का नतीजा तो मानिए, और 4 सीटें 140 में से उन्होंने हासिल की। मसूदी साहब एक सेकंड, मसूदी साहब एक सेकंड रुकिए ना। अब देखिए रिसोर्सेज कितने मोबिलाइज किए उन्होंने। सुन तो लीजिए, देखिए आप बार बार रिसोर्सेज कह रहे हैं, पूरी कैबिनेट लगा दी उन्होंने, ये भी आप कह रहे हैं, लेकिन मैं तो देखिए मैं सिर्फ छोटी सी बात कहता हूं, और देखिए आंकड़े झूठ नहीं बोलते। मैंडेट, पीपल्स मैंडेट इज सुप्रीम। सर आप तो ये जानते हैं, आप तो खुद पार्लियामेंट में बैठते हैं सर इंडिया की। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं सर, अगर सारे मिलके 280 में से 100-110 सीट जीत रहे हैं तो कितने परसेंट हुए सर? 30-35% लोग अगर 370 पर आपके साथ भी हैं, तो बाकी 70% की बात भी तो सुनिए जो आपके साथ नहीं है। आप रिजल्ट आने दीजिए ना, देखिए रिजल्ट आने दीजिए ना। अच्छा एक और सवाल, आप खुद देखेंगे परसेंटेज, खुद देखेंगे साहब अक्रॉस जम्मू कश्मीर लोगों ने ठीक है। मसूदी साहब एक सवाल उन्होंने बनाया था। अच्छा मसूदी साहब एक सवाल आपसे, आप कल तक कह रहे थे 370 लागू करने के बाद हमारे हकूक छीन लिए गए, हमारे पास बोलने की आजादी नहीं है। आज अगर आप इस मैंडेट का ये निष्कर्ष निकालते कि एंटी 370 मैंडेट, एंटी 370 एब्रोगेशन मैंडेट, मतलब कम से कम आजादी की हवा तो बह रही है ना जम्मू कश्मीर में, कम से कम आज इतनी बात मान लीजिए। चलिए वर्डिक्ट तो आता रहेगा, रात तक आता रहेगा। अब देखिए हसन मसूदी साहब, नहीं, ये तो मानना पड़ेगा कि
अवाम की आजादी तो निश्चित है वहां पर, घाटी में आजादी की हवा और लहरें चल रही है, तो पाकिस्तान का नैरेटिव आज ध्वस्त हो गया। हो रही है 4G रेस्टोर करने की। देखिए 4G होता ना, ये देखो चित भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। नहीं, ये डिमांड करिए, मैं आपके साथ हूं इस पर, ये डिमांड करिए आप। ये कैसे जुड़े, ये कौन से कनेक्शन पर जुड़े भाई? देखिए बात ये है कि प्रोटेस्ट की, प्रोसेशन की, पीसफुल एक्टिविटी की इजाजत नहीं है। अरे वोट देकर आए 370 के लिए, आप कह रहे हैं अवाम के लोग, और आप कह रहे हैं आजादी नहीं है। साल से प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है। मोदी तो बड़ा, देखो मोदी बड़ा अनोखा तानाशाह है, मतलब वोट डालने देता है पर बाकी चीजें नहीं देता है। ये कौन सा कुतर्क है सर? और आप, एक वक्ता ने बोला देशद्रोही पार्टी है, जिसको बिहार ने वोट दिया, जिसको इतने सीट मिल रहे हर जगह से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उसको आप देशद्रोही कहते हैं। मतलब देश के लोग देशद्रोही है क्या? ये कुतर्क नहीं होना चाहिए। तहसीन पूनावाला, तहसीन सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। तहसीन, मैं कह रहा हूं आज तो डेमोक्रेसी की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में। जो पार्टियां वहां पर जो भी सीटें जीत रही हैं उनको रिस्पेक्ट करिए, बधाई दे दीजिए। ऐसे में साथ में आप देशद्रोही जो कह देते हैं वो ठीक है, आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी हो सकता है कि किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन को पसंद ना करती हो, लेकिन आज का दिन इस सब के लिए नहीं है ना तहसीन। अव्वल तो मैं दोबारा कहूंगा, आरएसएस मेरे हिसाब से एक देशद्रोही संगठन है, लेकिन वहां पर चुनाव हुए, जमहूरियत का एक पहला स्टेप लिया गया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन सिर्फ वोट डालना और वोट गिनना ये जमहूरियत नहीं होता। जमहूरियत का असली मतलब होता है कि भारत का आईन पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर में लागू हो। इसका मतलब है आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 40 वहां पर लागू। अगर हमारे मुल्क में आज तक फैसला जो भी हो, मैं 370 हटाने के पक्ष में, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट आज तक इस चीज पर नहीं बैठ सकती है कि 370 कॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया या नहीं हटाया गया। पीसफुल असेंबली की इजाजत वहां पर नहीं है। वहां पर नेताओं को इसलिए डिटेन किया बिना किसी कारण, और पार्लियामेंट में, जिसे आप लोग कहते हो जमहूरियत का वो मंदिर है, उसके अंदर गृह मंत्री, वजीर दाखिला, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू कर रहे हैं तहसीन। आप एक ब्रेक ले रहा हूं, एक लाइन। आज तक 3 टायर डेमोक्रेसी पंचायती राज की लागू नहीं हुई, ये जमहूरियत थी। आज तक वाल्मीकि समाज को वोट नहीं मिला लोकल में, वो जमहूरियत थी। आज तक महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, 370-35 से हटने के बाद वो वंचित अधिकार मिल गया, वो जमहूरियत थी। तो जब ये लोग कहते हैं कि जमहूरियत नहीं है वहां पर, तो आज उनको चिंतन करना चाहिए 370 के। ओके, लेकिन तहसीन ने डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग शुरू की है, जफर इस्लाम भी जवाब देना चाह रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार वहां पर डीडीसी चुनाव हुए हैं। आज नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि पेपर बैलेट पर चुनाव हुए हैं, इसीलिए धीरे धीरे आ रहे हैं नतीजे। काफी हद तक रुझान सामने आ चुके हैं। गुपकार अलायंस, गुपकार गठबंधन, जिसमें 6 पार्टियां थी, पूरी तरह 370 को दोबारा कश्मीर में लगाने के ऊपर चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बावजूद 100 के आसपास सिमटते हुए दिख रहा है गुपकार अलायंस। और बीजेपी भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर रही है अपने दम पर। हां, यह जरूर कह रही है कि 60-70 के करीब जो इंडिपेंडेंट्स जीत रहे हैं डीडीसी चुनाव में, वो सारे हमारे ही उम्मीदवार हैं, इसीलिए एक तरह से जीत हमारी हो रही है। राष्ट्र की बात में आज जफर इस्लाम, मैं ये पूछ रहा हूं अब आपसे, अगर 370 के मुद्दे पर आपको लगता है कि मैंडेट आपके साथ है, जो कि लग भी रहा है काफी हद तक, अब आगे का रास्ता बताइए। तहसीन पूनावाला कह रहे हैं हटाइए वहां से 4G पर से बैन, करवाइए वहां पर असेंबली इलेक्शन, दीजिए फुल स्टेट का स्टेटस जम्मू कश्मीर को। देखिए, ये तीनों चीजें जो हैं, उनकी अगर दिली ख्वाहिश है तो मैं इनको बताना चाहता हूं, ये तीनों चीज हो जाएंगी। रास्ते बिल्कुल साफ होते जा रहे हैं। 4G भी आ जाएगा, नाफिज हो जाएगा, वहां पर असेंबली इलेक्शन भी होगा, वहां स्टेटहुड भी मिलेगा, ये आपको मैं बता देता हूं। ओके, तो इसमें कोई इनको शक शुबा में नहीं रहना चाहिए। मैं आपके द्वारा जो इनके सवाल उठाए हुए हैं, ये इनको कंफर्म कर रहा हूं, और आपके दर्शकों को भी। ये सब प्रोसेस पर शुरू है। आज इस तरह का, जो पहली बार इस तरह का ऐतिहासिक, जो लोगों ने जिस तरह से जोश के साथ वोट दिया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए कि कभी भी इस तरह का इलेक्शन नहीं हुआ था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। पहले कश्मीर में इस तरह से नहीं हो पाता था, और लोग पार्टिसिपेट जिस तरह से किए, वो अपने आप में भी एक मिसाल है। अब जहां तक ये बार बार जो आरएसएस को गाली दे रहे हैं, और आरएसएस को सच पूछिए तो ये अपने आप को चमकने के लिए ऐसे उस्काते हैं कि कोई 2-4 थप्पड़ इनको मार दे तहसीन पूनावाला को, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा से लोगों के सामने थोड़ा इनको कहने का मौका मिलेगा। चमकने का एक गलत तरीका है तहसीन भाई। इस तरह की बेतुकी बातें हर वक्त हर प्रोग्राम में इस तरह से बोलने का मतलब है कि आप अपने आप को किसी तरह से
मीडिया में छाने के लिए इस तरह के गंदी हरकत करने की कोशिश करते हैं। सबको मालूम है कि वो एक सामाजिक संगठन है और पूरा देश जानता है। आपको अगर जानकारी नहीं है तो अपने प्रणब दास जिनके आगे पीछे घूमते थे उनसे, उनके घर परिवार वाले से पूछ के, उन्होंने बहुत कुछ लिखे रखा है। आप जैसे ऐसे लोग जो नाफरमान है और जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए। लेकिन आप कम से कम मार खाने वाला काम मत कीजिए जो आप बार बार लोगों को उस्काते हैं और गलत तरीके से उस्काते हैं। गलत बात है आपकी। मैं आपको बड़े संजीदगी से बोल रहा हूँ। आपके मंशा बहुत है कि आप चले जाते हैं पार्लियामेंट के सामने नाटक करने के लिए कि 4 पुलिस वाले उसका ट्वीट कर देंगे तो देश में चमकूगा। ये सब चमकने बकने का एक छोटी गंदी ओछी राजनीति छोड़िए। जो सही बात है, जो आज डेमोक्रेसी में बात कर रहे हैं उस पर बात कीजिए। हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की जीत। हमने कहीं नहीं कहा कि भाजपा को जो सीटें आएंगी, जो नहीं आएंगी, लेकिन हम चाहते थे वहां फ्री और फेयर इलेक्शन हो, लोग पार्टिसिपेट करें और वो जीत है, वो डेमोक्रेसी की जीत है। और बहुत बढ़िया, ठीक है। तहसीन को मुझे रिस्पॉन्ड करने का मौका देना पड़ेगा। अगर जश्न मनाना चाहते हैं तो उसके बाद आ रहा हूं मसूदी साहब। आपके जो बड़े बड़े लीडर, जो कांग्रेस के लीडर थे, जो सालों साल तक जम्मू कश्मीर की राजनीति करते रहे, वहां एक बार भी नहीं दिखे। वहां दिल्ली में बैठ के वहां नहीं दिखे। ओके, तहसीन पूरा वाला रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद आ रहा हूं मसूदी साहब। 1 सेकंड बस, उसके बाद आ रहा हूं। बोलिए तहसीन। देखिए जफर भाई कहते हैं कि 370 हटाने की जो कमिटमेंट थी, एक मुल्क में एक ही आइन, एक ही कानून लाने का एक प्रधानमंत्री जी, वजीर आजम जी का मुहिम था। इसलिए भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नमग्याल साहब ने लद्दाख डेवलपमेंटल काउंसिल में रेजोल्यूशन क्यों पास किया कि लेह लद्दाख को 371 के तहत प्रोटेक्ट किया जाए, या तो 6 शेड्यूल के तहत, जहां पर भार वाला वहां पर जाकर जमीन नहीं खरीद सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, इनके दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। ये पार्टी हर चीज में झूठ बोलती है। जहां तक सवाल था मेरे क्लोजिंग कमेंट्स में आरएसएस पर, ये वो संगठन है जिसने मिठाई बांटी थी जब मेरे राष्ट्रपिता और मेरे बापू का कत्ल हुआ था। ये उन्होंने कबूल किया है और ये वल्लभ भाई पटेल जी के पत्र में। जिस संगठन ने मिठाई बांटी, जिस संगठन से प्रज्ञा ठाकुर आती जिसने कहा गोडसे एक देशभक्त है, उस संगठन को मैं कभी भी देशभक्त संगठन नहीं मानता। लेकिन तहसीन, आप कितना भी कह लीजिए, लेकिन ये तो सच है ना, कश्मीर में 4 सीट जीत रही है बीजेपी। 1 सेकंड। एंटी मुस्लिम कहते हैं आप बीजेपी को, वही संघ की पार्टी बीजेपी कश्मीर में 4 सीट जीत रही है। नहीं, मैं कश्मीर में बीजेपी को एंटी मुस्लिम नहीं, एंटी इंडिया कहता हूं, एंटी भारत कहता हूं। ये पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी मेरे देश के खिलाफ है और मेरे देश को तबाही की ओर ले जा रही है। मैं इसका जवाब जगह जगह चुनाव जीत रही है बीजेपी। 1 सेकंड, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं 4 सीटें कश्मीर में कैसे जीत रही है बीजेपी? हिटलर भी जीतता था, पैसे की ताकत है। अब ये जो इंडिपेंडेंस है, हमारी इंडिपेंडेंस है, वो तो हो गए। पीएम केयर फंड का मानक गुप्ता को इन्होंने हिसाब नहीं दिया है। पीएम केयर फंड का इन्होंने पब्लिक डोमेन में पैसा नहीं डाला है। पेट्रोल के दाम 90 रुपए, 45 रुपीज नरेंद्र मोदी साहब ये रिपीट कर रहे हैं और ये बहुत बोल दिया। अब मुझे भी मौका मिलना चाहिए। छोटा हूं इसका मतलब ये नहीं कि बात में यही बोलते रहे। 1 सेकंड, मेरा समय 1 सेकंड, ये रिपीट कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। 1 सेकंड, एक चीज जब आप चुनाव जीते तो वो देश के लिए वोट, परिवार के लिए वोट, पर जब दूसरे चुनाव जीते तो वो देशद्रोही वोट। तो मतलब इसका मतलब ये कि देश की जनता इतनी पागल है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। पी चिदम्बरम ने कहा कि 370 हटाया इसलिए गया क्योंककि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तो कश्मीर में कैसे जीती बीजेपी? और जो आरएसएस को देशद्रोही कहते हैं, तो माननीय पंडित नेहरू जी ने 1963 में क्यों बुलाया था रिपब्लिक डे में? क्यों प्रणब मुखर्जी 2018 में गए थे? क्यों केटी थॉमस जज ने कहा था कि आर्मी के बाद आरएसएस जो है देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा आगे? क्यों महात्मा गांधी गए थे 1934 में वर्धा सेशन में? क्यों लाल बहादुर शास्त्री ने भी माना था कि आरएसएस देश के साथ है? और क्यों वल्लभ भाई पटेल ने वही बैन हटाया था? तो ये बातें करना, एक परिवार को देश मानने की जिनकी बीमारी है ना, आज ये परिवारवाद, अलगाववाद के खिलाफ राष्ट्रवाद की चोट है। चाहे जीती कोई भी हो पार्टी, आज गुपकर को कहा गया है कि एजेंडा पाकिस्तान का। चुप कर गुपकर, मुझे इसका जवाब देना। हाँ बोलिए तहसीन, बोलिए। जहां तक मुझे बाकी चीजों में नहीं जाना कि शहजाद एक्चुअली जो चीजें कहते हैं आधे कहते हैं। जहां तक सवाल था महात्मा गांधी और आरएसएस के रिलेशनशिप का, मैं महात्मा गांधी को कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि गोलवलकर साहब के हाथ में खून है। आरएसएस एक संगठन है जिसपे कभी भी भरोसा नहीं किया जाता। 1942 में 2 संगठनों ने महात्मा गांधी को धोखा दिया। वो था जिन्ना का एक मुस्लिम लीग और दूसरी थी आरएसएस। हिंदू महासभा मैडम की सरकार थी, पाबंदी लगा देते ना आरएसएस पे, बात ही खत्म कर देते। बोलेंगे जब मेरा चांस आएगा और मैं बात करता हूं तो ये मुझे एक्सेप्टेड नहीं, मैं छोड़ दूंगा।
ऐसे नहीं हो सकता है मानक भाई, मैं बाहर से बैठा हूं। अब बोलो, बोलिए। लास्ट टाइम भी मैंने अमित शाह पे टिप्पणी की, उन्होंने बीच में बोलने का, वो बीच में बोलते हैं, बोलिए। आप उनको कंट्रोल कीजिए ना। हाँ बोलिए। तो ये संगठन जो है, ये शुरुआत से इस मुल्क के लोगों को झूठ बोलता है। और झूठ का और एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी कहते हैं फारूक अब्दुल्ला डिटेन्ड नहीं है। उनके शब्द मैं कोट करता हूं, क्या उनकी कनपट्टी पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग वजीर दाखिला गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में किया? क्या उनकी कनपट्टी पे बंदूक लगाकर उनको यहां लाया जाना चाहिए? सुप्रिया सुले को उन्होंने पूछा, और उसके बाद हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि फारूक अब्दुल्ला डिटेन्ड है। जो व्यक्ति पार्लियामेंट में झूठ बोल सकता है, वो व्यक्ति से आप मेरी क्या बात उम्मीद 15 करोगे? मिनट बोलते मुझे 15 सेकंड मिलता है। अब सुनिए, जो आदमी बोलता है 370 चाइना की मदद से लागू करूंगा, जो महिला बोलती है कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, जो बोलती है कि कंडीशनली मैं तिरंगा उठाऊंगी अगर मुझे स्टेट फ्लैग नहीं मिलेगा, तो वो क्या देश विरोधी बातें हैं? कहां थी आपकी कांग्रेस पार्टी जो दावा करती है कि राष्ट्रीय ध्वज हमने लाया? वो कहां चुप हो गई थी? क्यों स्टैंड नहीं लिया महबूबा मुफ्ती के खिलाफ? क्यों स्टैंड बोलती बंद हो गई फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ? और गुप्कर के साथ चुनाव लड़ते हो और राष्ट्रवाद का ढिंडोरा पीटते हो। छोड़िए सर आपकी राष्ट्रवादी पार्टी, देख लिया आपकी राष्ट्रवादी पार्टी जो एक कायदे से यह भी नहीं कह सकी कि फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा जो बातें आप कह रहे हैं देश विरोधी है, पाकिस्तान के समर्थन छोड़िए पाकिस्तान के डॉक्टर पर छपने वाले लोग ये बात ना सिखा दूसरों को देशभक्ति क्या होती है। परिवार भक्ति को देशभक्ति मत मानो भाई, ये दिक्कत है आपकी। परिवार को देश मान बैठे हो आप। अरे दिक्कत आपकी है कि आप झूठ बोलते हो, आपके मुंह से एक शब्द सच का नहीं निकलता है। दिक्कत ये है, दिक्कत है आप पार्लियामेंट में झूठ बोलते हो। कश्मीर में तो कमल खिल गया, कश्मीर में तो कमल खिल गया। आप लगे रहिए, कश्मीर में कमल खिल गया है और पूरे देश में कमल खिलता जा रहा है, क्योंकि परिवार को देश गलती आपने की है। और मुल्क के पेट्रोल के दाम ओके मसूदी साहब, हसनैन मसूदी, बहुत बढ़िया, मजा आया शहजाद और तहसीन की डिबेट में। हसनैन मसूदी साहब, अभी आपने सैयद जफर इस्लाम को सुना, बीजेपी के एक्सपीरियंस नेता है, राज्यसभा सांसद भी हैं। उनका ऐलान बड़ा साफ है, वो कह रहे हैं इंटरनेट में भी ढील दी जाने वाली है, फुल स्टेटहुड आने वाला है और वहां पर असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। बोलिए। देखिए ये सारा प्रोग्राम तो जफर इस्लाम का ही प्रोग्राम रहा ना, अब बात मुझे करने दीजिए। बीजेपी ने मुद्दा बनाया इसको रेफरेंडम का और बीजेपी को आज करारी शिकस्त हुई, सिमट के आ गई 60 सीट पर 280 में से। आपने उसकी हार मानते हैं और सारे मोबिलाइज यहाँ करके यहाँ पर 4 सीटें ली और आप इस पर बड़ी शादियाने मना रहे हैं। उसका आप एतराफ कर रहे हैं कि यहाँ पर आपकी कोई बेस है ही नहीं और 5 अगस्त के फैसले मुस्तरद किए हैं लोगों ने। आप बीजेपी को वाह कर रहे हैं कि 60 सीट पर आ गई और हमारे जो 110 या 120 या 150 से ज्यादा होगी उसको मान ही न रहे और कहेंगे भाई हमारा तो पहले दिन से है कि 5 अगस्त के फैसले देश के हित में नहीं है, देश के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है, आवाम के खिलाफ है। और जितनी जल्दी आपको ये एहसास हो जाएगा आप वो रिस्टोर करेंगे। मुझे कहिएगा अगर आप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नागाज के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, बोडोज के साथ कर रहे हैं, कहाँ चले गए मसूदी रुकिए मसूदी साहब रुकिए ना, अब आपने अपनी पूरी बात कह दी ना, आपने 7 स्टेट्स में अगर आपका परमिट सिस्टम है, इनर लाइन परमिट सिस्टम, आपने अपनी बात कह दी ना, आप हाँ एक सेकंड मसूदी साहब को स्क्रीन पर रखिएगा, जफर इस्लाम को स्क्रीन पर लाइएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मसूदी साहब, सुन तो लीजिए, मैं बीजेपी की जीत इस इलेक्शन में नहीं बता रहा हूं। मेरी बात आपने शायद ध्यान से सुनी नहीं। मसूदी साहब, मैंने जफर इस्लाम से भी यही सवाल पूछा कि आपको कितनी सीटें आ रही है, कुल मिलाकर 50-60 आ रही है। मैंने उनसे, और मैंने कभी यह नहीं कहा कि बीजेपी जीत रही है, मैंने सिर्फ इतना कहा गुपकार अलायंस हार रहा है और यह सच है, ये आंकड़े आपको स्वीकार करने पड़ेंगे। 370 के मुद्दे पर आपने चुनाव लड़ा, आपको 100 सीट आ रही है 280 में से, इसीलिए अपनी हार तो आपको माननी पड़ेगी, आपको ये मानना पड़ेगा 370 इतिहास हो गया, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने 370 के मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके इस एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया, ये आपको मानना पड़ेगा। ये आंकड़े हैं, ये जनादेश है, ये मेरी राय कोई मैटर नहीं करती है, कोई मायने नहीं रखती है। आप लगता है इस जनादेश का सम्मान करना नहीं चाहते क्योंकि आपके पक्ष में नहीं आया। नहीं, जनादेश हमारे पक्ष में आया है, बिल्कुल अक्रॉस। जफर इस्लाम बोलिए। जफर इस्लाम, देखिए आज मसूदी साहब अपने जीत का या हार का गम मनाए या जश्न मनाए, ये इनको मनाने दीजिए। रिजल्ट जब आएगा तो इनको जैसा करना हो। पूरा देश तो जमहूरियत की जीत का जश्न मना रहा है।
तो यह डेमोक्रेसी की जीत की जश्न मना रहा है। जिस डेमोक्रेसी को नाफिज करने में यूपीए नाकामयाब रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों ने बराबर उसका गलत इस्तेमाल किया, बाइकॉट का, इसका उसका, लेकिन हुर्रियत का बाइकॉट, इसका बाइकॉट, अब वो सब बाइकॉट वाले जो है वो आ गए हैं सीधे वोट की राजनीति करने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीत, मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि मेरी जीत अभी पक्की है, सुनिश्चित है। हम बहुत अच्छी पोजीशन में है, हमको बहुत सपोर्ट मिला है और इनकी जो उम्मीदें थी उसको हमने पस्त कर दी कि हम हार जाएंगे और हमको इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये खुद हारे हुए महसूस करे हुए हैं और ये जो बातें कहते थे आज वहां की जनता ने के सामने ये ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैं आज पार्टियों की जीत के बारे में नहीं। बहुत बढ़िया, मैं आपके साथ हूं इसमें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं आपके साथ हूं इसमें, इस पर कोई डिबेट हो ही नहीं सकता। हसनैन मसूदी साहब कुछ भी कहते रहे, और मसूदी साहब मैं इसी नोट पे खत्म करूंगा, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। मसूदी साहब एक छोटी सी सलाह और उसके बाद छोटी सी टिप्पणी। सलाह मेरी ये है, सर आप तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यकीन रखने वाले नेता हैं, आप तो हिंदुस्तान की संसद में बैठते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल पर, आपको तो कम से कम जनादेश का सम्मान करना चाहिए सर। आज अगर 280 में से 100-110 आपको आ रही हैं, ठीक है, उनका सम्मान हम कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो 2/3 हैं उनका भी सम्मान आपको करना चाहिए। और दूसरी बात सर, मैं तो सिर्फ देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आपको सर जो दुख हो रहा है, मुझे आपका दुख दिखाई दे रहा है। चुनाव के दिन कोई नेता या पार्टी हारती है, दुख होता है, ठीक है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। और ये सर सुन तो लीजिए, कैसा फैसला दिया गया। हाँ, मैं बस ये समझ रहा हूं, ये जो दुख है, सोच रहा हूं ये इलेक्शन में हार का है या फिर इस फैक्ट का है कि 370 का मुद्दा ऐसा लगता है आज डीडीसी इलेक्शन के इस रिजल्ट के बाद हमेशा हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर की जनता ने दफना दिया है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया है, ऐसा लगता है। कहीं उसका दुख तो नहीं है। खैर जो भी हो, आज वाकई जश्न का दिन तो है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू शहजाद, तहसीन, मसूदी साहब, जफर इस्लाम, बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।